हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्ट एनालिसिस के लेक्चर 3 के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्ट एनालिसिस लेक्चर 3। देखिएगा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको केटायन के ग्रुप क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कि केटायन को कैसे हमने ग्रुप में क्लासीफाई किया है, ठीक है, जो कि टोटल 7 ग्रुप थे। और उसको मैंने आपको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक भी बताया था और पीपीटी को कैसे याद रखते हैं उसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया था। तो अब उसके बाद अब कुछ बातें क्लासिफिकेशन के बाद मैंने आपको बताया था कि उस केटायन को क्लासीफाई हमने केएसपी के बेसिस पे किया था। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना होता है, जो एग्ज़ाम में जो है ना असर्शन रीजन या फिर ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के रूप में आ सकते हैं। तो ये एक एक करके उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, जितने भी डी ब्लॉक के कंपाउंड होते हैं ना, ऑल डी ब्लॉक कंपाउंड ये अमोनिया में सॉल्युबल होते हैं। ये अमोनिया में सॉल्युबल होते हैं, सिर्फ कुछ कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। तो वो मैं आपको बताऊंगा। ऑल डी ब्लॉक कंपाउंड इज soluble in ammonia solution except iron, मैग्नीज और मरकरी। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? फिर मन होगा। कैसे याद रखेंगे? फिर मन होगा, ठीक है। ये अमोनिया में सॉल्युबल नहीं है। इसके अलावा एंड AgBr, AgI एंड S एंड P ब्लॉक, S एंड P ब्लॉक कंपाउंड, S एंड P ब्लॉक कैसे यार? जितने भी डी ब्लॉक के कंपाउंड है वो अमोनिया में क्या है? सॉल्युबल हैं, एक्सेप्ट फिर मन होगा, AgBr, AgI एंड S एंड P ब्लॉक कंपाउंड, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? समाजवादी पार्टी। इसको याद रखना कैसे? समाजवादी पार्टी, ऐसे आप याद रख सकते हैं, समाजवादी पार्टी, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है। क्या ये आपको ध्यान रखना कि सारे डी ब्लॉक के कंपाउंड क्या होते हैं? अमोनिया में सॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट फिर मन होगा, AgBr एंड AgI और S एंड P ब्लॉक, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है क्या, कि जितने भी एम्फोटेरिक सॉल्यूशन होते हैं, जितने भी एम्फोटेरिक कंपाउंड होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं एक्सिस NaOH सॉल्यूशन में। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि इस पर से एडवांस पे क्वेश्चन आ सकता है थ्योरेटिकल। ऑल एम्फोटेरिक एंड एसिडिक कंपाउंड soluble in excess NaOH solution, excess NaOH solution। ये एम्फोटेरिक वाला क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बनाता है भाई? कौन कौन से एलिमेंट बनाते हैं ये अपने को पता होना चाहिए। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। क्या एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बनाता है? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये फॉर्म होता है जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, SnPb, तो ये अपने को ध्यान रखना है
कि ये क्या फॉर्म करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसको कैसे याद रखेंगे हम, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन फॉर्म करता है। ये ऐसा क्वेश्चन आ चुका है पहले एग्जाम में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन शो एम्फोटेरिक बिहेवियर, तो वो आपको ऐसे ध्यान रखना है। जनाबे अली गया टीना लेने, टीना लेने। जना मतलब जिंक, बे मतलब बेरिलियम, अली मतलब एल्युमिनियम, गया मतलब गैलियम, टीना मतलब टिन और एसन, और लेने मतलब लेड, ऐसा। तो ये आपका क्या हो गया, ये शॉर्ट ट्रिक है आपको वैसे कंपाउंड का जो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आते हैं जिस ग्रुप में हमने, जैसे जिस ग्रुप में हमने क्लासीफाई किया था उस ग्रुप की खासियत क्या है। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था क्या, कि उस ग्रुप को हम लोग क्लासीफाई करें किस बेसिस पे, केएसपी के बेसिस पे, केएसपी के बेसिस पे। तो थर्ड पॉइंट अपने पास है, as we move in higher group, in higher group KSP increases, KSP increases, ठीक है। अब केएसपी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आयनाइजेशन कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा केएसपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर केएसपी ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, ज़्यादा, और सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा तो प्रेसिपिटेट फॉर्म करने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। मतलब केएसपी ज़्यादा हो गया तो पीपीटी क्या होगा, कम फॉर्म होगा, केएसपी ज़्यादा हो गया तो फिर पीपीटी क्या होगा, कम फॉर्म होगा। कैसे, यहाँ पे ऐसे देखते हैं क्या, ये आपने पढ़ा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या, कि इफ़ केएसपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आयनिक में केएसपी नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के आयनिक में केएसपी पढ़ना, और अगर आपको केएसपी में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम केएसपी पे भी वीडियो लाएंगे। क्योंकि केएसपी ऐसा सेक्शन है ना कि मैक्सिमम चांस रहते हैं कि वहाँ से जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है, और सिंपल क्वेश्चन होता है एकदम। केएसपी इज ग्रेटर देन आयनिक प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आयंस का प्रोडक्ट लिख लिया, यहाँ पे A+N2B, मैंने सपोज करो AB कोई एक कंपाउंड लिया है हमने। तो अगर KSP की वैल्यू ज़्यादा है तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा, अनसेचुरेटेड। कैसा सॉल्यूशन होगा, अनसेचुरेटेड। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी आने में क्वेश्चन आता है पीपीटी के ऊपर बेस्ड कि प्रिसिपिटेट फॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए, तो वो आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, तो कंपाउंड कैसा होगा, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है तो कंपाउंड कैसा होगा, सॉल्युबल। कंपाउंड इसमें कैसा होगा, सॉल्युबल, ठीक है। दूसरा, अगर केएसपी की वैल्यू इक्वल हो गई आयंस के प्रोडक्ट के A+N2B-, तो ये कैसा होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये कैसा होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो भी कंपाउंड क्या होगा, सॉल्युबल, ठीक है। और अगर केएसपी की वैल्यू क्या हो गई, कम आयंस के प्रोडक्ट के, इफ केएसपी इज लेस देन A/B, देन ये कैसा सॉल्यूशन है, सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कंपाउंड कैसा होगा, इनसॉल्युबल। कंपाउंड इनसॉल्युबल मतलब पीपीटी फॉर्म होगा क्या, तो पीपीटी के लिए हम ये क्राइटेरिया देखते हैं, मिनिमम इतना होना चाहिए
ये देखिए ये पीपीटी फॉर्म होने का क्राइटेरिया है कि अगर आयनिक प्रोडक्ट जो है केएसपी से ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में आगे बढ़ते जाते हैं तो ग्रुप का स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। ग्रुप का स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स आपको मिलते जाते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स आपको मिलते जाते हैं। तो हम इसके आगे देखते हैं, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, एज वी मूव इन हायर ग्रुप, एज वी मूव इन हायर ग्रुप, strength of group reagent increases, strength of group reagent increases। ऐसा क्यों हो गया, स्ट्रेंथ क्यों इंक्रीज हो गया है, क्योंकि वहां पर एनायन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मीन्स concentration of anion increases। क्यों भाई, ये कैसा, ऐसा क्यों हो गया? तो अगर आप देखेंगे ग्रुप क्लासिफिकेशन में, तो जो हम रिएजेंट लेते जा रहे थे उसमें नंबर ऑफ एनायंस ज़्यादा हो रहे थे, नंबर ऑफ एनायंस क्या हो रहे थे, ज़्यादा हो रहे थे। इसी कारण से क्या हो रहा था, उसका स्ट्रेंथ क्या होता जाता है, इंक्रीज, कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया हायर ग्रुप रिएजेंट, ये भी आता है कभी कभी डायरेक्ट, क्या, हायर ग्रुप रिएजेंट गिव मोर नंबर ऑफ नेगेटिव आयन, गिव मोर नंबर ऑफ नेगेटिव आयन। जैसे जैसे ग्रुप नंबर क्या होता जाएगा, हाई होते जाएगा, तो ज़्यादा नंबर ऑफ नेगेटिव आयन आपको मिलते जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है कि हायर ग्रुप, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि हायर ग्रुप वाला जो होता है ना रिएजेंट, वो लोअर ग्रुप वाले को प्रेसिपिटेट कर देगा, लेकिन लोअर ग्रुप वाला रिएजेंट जो होगा वो हायर ग्रुप वाले को प्रेसिपिटेट नहीं कर पाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फिफ्थ पॉइंट, और ये स्टार पॉइंट है, हायर ग्रुप रिएजेंट कैन प्रेसिपिटेट लोअर ग्रुप रेडिकल, लोअर ग्रुप रेडिकल। मतलब सेकंड वाला फर्स्ट को कर देगा, थर्ड वाला सेकंड फर्स्ट दोनों को कर देगा, फोर्थ वाला थर्ड सेकंड फर्स्ट तीनों को कर देगा प्रेसिपिटेट, बट फर्स्ट वाला सेकंड को प्रेसिपिटेट नहीं कर सकता। बट लोअर ग्रुप रेडिकल cannot precipitate higher group radical, cannot precipitate higher group रेडिकल। हायर ग्रुप वाला लोअर वाले को प्रेसिपिटेट कर देगा, लेकिन लोअर ग्रुप वाला हायर ग्रुप को प्रेसिपिटेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है, ये हम लोग कैसे करते हैं टेस्ट, कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप का रिएजेंट लेना पड़ेगा, ताकि अगर फर्स्ट ग्रुप वाला हो ना
तो वो वही प्रेसिपिटेट हो। अगर आप डायरेक्ट सेकेंड ग्रुप वाले ले लिए ना, तो वो सेकेंड ग्रुप वाले को भी प्रेसिपिटेट कर देगा और फर्स्ट ग्रुप वाले को भी प्रेसिपिटेट कर दिया। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन में। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ डायग्राम बना करके। सपोज करो आपको क्या मिला, सैंपल। हमारे पास क्या मिला है, हमें सैंपल। ये हमारे पास सैंपल है, ठीक है। हमारे पास सैंपल है, हमने इसको क्या किया, सबसे पहले इस सैंपल को क्या किया, सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। इस सैंपल को हमने क्या कर दिया, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन में डाल दिया। सबसे पहला रिएजेंट याद कीजिए, ग्रुप केटायन के ग्रुप क्लासिफिकेशन का, उसमें डाइल्यूट HCl डालते थे क्या, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डाइल्यूट HCl डाल दिया, डाइल्यूट HCl। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि आपके पास कोई एक सॉल्यूशन मिल गया है, ओरिजिनल सॉल्यूशन यहाँ पे बन गया, ओरिजिनल सॉल्यूशन, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर मतलब अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है, इसमें दो पॉसिबिलिटी है क्या, कि इफ पीपीटी फॉर्म, इसका मतलब क्या है, मीन्स फर्स्ट ग्रुप रिएजेंट, फर्स्ट ग्रुप रेडिकल, मतलब आपने सैंपल लिया था, ठीक है, उसमें डाइल्यूट HCl डाल दिया, तो अब दो चीज़ हो सकता है, या तो पीपीटी फॉर्म होगा या तो पीपीटी फॉर्म नहीं होगा। अगर पीपीटी फॉर्म होगा इसका मतलब क्या, फर्स्ट ग्रुप वाला ही रिएजेंट है क्या। देखिए हम यहाँ पर सिर्फ डाइल्यूट HCl डाले हैं, अभी हमने सेकंड ग्रुप वाला रिएजेंट नहीं डाला, सिर्फ फर्स्ट वाला डाला है, क्योंकि अगर सेकंड वाला लेते हैं तो सेकंड वाला तो फर्स्ट वाले को प्रेसिपिटेट कर सकता है ना, तो तभी भी पीपीटी आए थे, इसलिए हमने क्या किया कि डाइल्यूट HCl डाल दिया है। तो अगर पीपीटी फॉर्म हो गया है तो इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप रेडिकल है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अब दो चीज़ कर सकते हैं इसमें, अगर पीपीटी फॉर्म हो गया है तो यहाँ से क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, और अगर पीपीटी नहीं फॉर्म हुआ है, नॉट फॉर्म, तो अब इसमें हमने क्या डाल दिया, तो हम यहाँ पर फिर से ये सॉल्यूशन आ गया, पीपीटी नहीं फॉर्म हुआ है तो हमने सॉल्यूशन में क्या डाला, इस बार हमने सेकंड ग्रुप का रिएजेंट डाला, इस बार क्या डाला, सेकंड ग्रुप का रिएजेंट डाला। सेकंड ग्रुप का रिएजेंट क्या होता था, H2S इन एसिडिक मीडियम, H2S इन एसिडिक मीडियम, H2S इन एसिडिक मीडियम। अगर ये सेकंड ग्रुप वाला होगा तो क्या सेकंड ग्रुप वाला, अगर सेकंड ग्रुप का रेडिकल होगा तो क्या सेकंड ग्रुप वाले को प्रेसिपिटेट कर देगा क्या, किसको प्रेसिपिटेट नहीं कर पाएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ वाले को, समझ में आया क्या। लेकिन सेकंड वाला फर्स्ट को प्रेसिपिटेट कर सकता है, लेकिन फर्स्ट का तो हमने टेस्ट कर लिया ना कि फर्स्ट ग्रुप तो नहीं है भाई, क्योंकि पहला ग्रुप का रिएजेंट डाल के देखा तो पीपीटी आया ही नहीं। इसका मतलब हमने क्या किया, सेकंड ग्रुप का रेडिकल डाल के देखा। अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है, पीपीटी फॉर्म होगा या फिर नहीं होगा, पीपीटी फॉर्म होगा या नहीं होगा। पीपीटी फॉर्म इसका मतलब क्या है, सेकेंड ग्रुप रेडिकल प्रेजेंट है, सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट, और यहां पर पीपीटी अगर नहीं फॉर्म हो रहा होगा इसका मतलब क्या है, सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो फिर से ये सॉल्यूशन बचा रहेगा क्या अपने पास, क्योंकि पीपीटी तो बना ही नहीं है ना भाई। तो अगर पीपीटी नहीं बना है तो ये अपने पास सॉल्यूशन फिर से। तो अब थर्ड ग्रुप, अब हमारे पास क्या, अब थर्ड ग्रुप का अपने को टेस्ट करना है। तो थर्ड ग्रुप का टेस्ट करने के लिए हमने क्या कर लिया, इसमें क्या डाल दिया हमने, NH4Cl प्लस NH4OH। तो हमने यहाँ पे डाल दिया थर्ड ग्रुप के टेस्ट के लिए NH4Cl प्लस NH4OH। ध्यान रहे थर्ड ग्रुप के साथ जो है ना, हम थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप HNO3 भी डालते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट 1-2 ड्रॉप HNO3। इसका रीज़न मैं आपको आज बताने वाला हूँ क्यों डालते हैं ऐसा। ये सब क्वेश्चन आते हैं कि 1 HNO3 क्यों ऐड कर दिया भाई,
तो ये सब मैं अभी आपको लिखाने वाला हूँ सारे पॉइंट में। तो यहाँ पर से अगर थर्ड ग्रुप का रेडिकल डाल दिया तो इसमें भी दो केस हो सकते हैं कि या तो पीपीटी फॉर्म हो रहा होगा या तो पीपीटी फॉर्म नहीं हो रहा होगा। तो नॉट पीपीटी फॉर्म, अगर पीपीटी फॉर्म हो गया तो क्या है, थर्ड ग्रुप प्रेजेंट है क्या, थर्ड ग्रुप प्रेजेंट। और अगर पीपीटी फॉर्म नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, यहां पे लिख दिया नॉट फॉर्म्ड। तो क्या अपने पास सॉल्यूशन फिर से बचा रह जाएगा क्या, तो अपने पास सॉल्यूशन फिर से बचा रह गया क्योंकि पीपीटी तो फॉर्म हुआ नहीं। तो इसका मतलब थर्ड ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब थर्ड ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, क्या फोर्थ ग्रुप का रेडिकल रिएजेंट डालेंगे क्या, तो हमने क्या कर लिया, फोर्थ ग्रुप का रिएजेंट डाल दिया। फोर्थ ग्रुप में रिएजेंट क्या होता था अपने पास, याद करिए, फोर्थ ग्रुप में जो रिएजेंट होता था H2S इन बेसिक मीडियम। तो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, H2S इन बेसिक मीडियम। अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है, इसमें भी दो पॉसिबिलिटी, पीपीटी फॉर्म होगा, पीपीटी फॉर्म, तो इसका मतलब फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट है क्या, फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट, और नहीं फॉर्म हो रहा है तो फिर इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पे लिख दिया नॉट फॉर्म, नॉट फॉर्म। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, ये अपने पास सॉल्यूशन बचा आ गया। तो अगर अब यहाँ पे फोर्थ ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं है तो क्या फिफ्थ ग्रुप का रिएजेंट डालना पड़ेगा क्या, तो हमने क्या कर लिया, फिफ्थ ग्रुप का रिएजेंट डाला, फिफ्थ ग्रुप का रिएजेंट डाला। तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटी हो जाएगी। फिफ्थ ग्रुप का रिएजेंट क्या होता था, अगर आप याद करें तो NH4Cl प्लस NH4OH प्लस NH4CO3 क्या होल्ड। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसमें रिएजेंट डाल दिया NH4OH प्लस NH4Cl प्लस अमोनियम कार्बोनेट NH4 होल ट्वाइस CO3, ऐसा। तो यहाँ पे फिफ्थ ग्रुप का है ये। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, पीपीटी फॉर्म, पीपीटी फॉर्म। तो क्या होगा, फिफ्थ ग्रुप प्रेजेंट होगा क्या, तो फिफ्थ ग्रुप प्रेजेंट। और अगर नहीं फॉर्म हो रहा, नॉट फॉर्म, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर अपने पास फिर से सॉल्यूशन बचा रह जाएगा क्या, सॉल्यूशन बचा रह गया भाई। अब हम इसमें क्या डालेंगे, सिक्स्थ ग्रुप का डालेंगे रिएजेंट। क्या सिक्स्थ ग्रुप का कोई स्पेसिफिक रिएजेंट नहीं होता था तो हम उसका फ्लेम टेस्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, फ्लेम टेस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर अपन चेक कर लेंगे। सेवन्थ ग्रुप का जो टेस्ट होता है ना, वो हम लोग सेपरेटली करते हैं अमोनिया का, क्योंकि वहाँ पे गैस फॉर्म होता है, पीपीटी फॉर्म नहीं होता। तो ये था बेसिक प्रोसीजर। किसी भी कीटायन या एनायन का आइडेंटिफिकेशन है ना, उसके लिए 3 स्टेप जरूरी होता है। सबसे पहला स्टेप क्या, कि पहला होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट। प्रिलिमिनरी टेस्ट का मतलब क्या, कि आप पहले पता करो कि वो कौन से ग्रुप का है। हाँ, उसके बाद फिर होता है कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्मेटरी टेस्ट का मतलब सबसे सपोज करो आपके पास ABC दे दिया है, 3 सॉल्ट का पॉसिबिलिटी है कि ये तीनों आ सकता है, तो आपने टेस्ट किया तीनों का, तो अपने को पता चला गया कि हाँ भाई B है। लेकिन क्या B पक्का में B आपका आंसर सही है क्या, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। तो फिर हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे, तो अगर वो टेस्ट B का टेस्ट पास कर जाएगा, इसका मतलब क्या, हाँ भाई पक्का B ही है। ठीक है, तो B हो गया। फिर ये 2 स्टेप है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट देना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, कन्फर्मेटरी टेस्ट देना पड़ेगा। और कन्फर्मेटरी टेस्ट अगर पास कर गया, इसका मतलब क्या है, वो कन्फर्म वही कीटायन और एनायन है। तो ये हो गया। तो ये स्टेप था आपका आइडेंटिफाई करने का। सबसे पहला स्टेप क्या, आपने सैंपल ले लिया जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट ग्रुप का रिएजेंट डाल करके देखा पीपीटी फॉर्म हुआ कि नहीं। अगर फॉर्म हो गया इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप ही है, और अगर नहीं हुआ इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ग्रुप तो नहीं है भाई। तो फिर हमने सेकंड ग्रुप का डाल करके देखा, पीपीटी फॉर्म हो गया, इसका मतलब सेकंड ग्रुप है। नहीं फॉर्म हुआ इसका मतलब तो उसके आगे वाला कोई ग्रुप है क्या, तो हमने क्या कर दिया, इस बार थर्ड ग्रुप को डाल करके देखा, थर्ड ग्रुप का रिएजेंट डाला है, तो अगर पीपीटी फॉर्म हुआ तो थर्ड ग्रुप है, और नहीं फॉर्म हुआ तो फिर
थर्ड ग्रुप भी नहीं है। फिर फोर्थ ग्रुप का रिएजेंट डाल करके देखा, पीपीटी फॉर्म मतलब फोर्थ ग्रुप नहीं, तो मतलब फोर्थ ग्रुप भी नहीं। फिर फिफ्थ ग्रुप का रिएजेंट डाल करके देखा, अगर पीपीटी फॉर्म तो फिफ्थ ग्रुप, और नहीं तो फिर फिफ्थ ग्रुप भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर फिफ्थ ग्रुप भी नहीं है तो फिर सिक्स ग्रुप का कोई, या तो सिक्स ग्रुप का हो सकता है या सेवन्थ ग्रुप का हो सकता है। तो सिक्स ग्रुप का टेस्ट कर दिया या सेवन्थ ग्रुप का टेस्ट कर दिया। अब सिक्स ग्रुप में अपने पास क्या था, कल सोडियम मारेगा, मतलब पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम, तो इसका टेस्ट कर लिया। इसके लिए हम फ्लेम टेस्ट वगैरह कर लेते हैं। हाँ, और अगर नहीं तो फिर सेवन्थ ग्रुप या जीरो ग्रुप जो है उसका हम लोग अलग से सेपरेट में टेस्ट करते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें कुछ कुछ ये जो टेस्ट कर रहे हैं ना, इसमें कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि H2S हम पास कर रहे हैं, तो सेकेंड स्टेप में, सेकेंड ग्रुप के रिएजेंट में हम लोग H2S इन एसिडिक मीडियम क्यों ले रहे हैं, H2S इन एसिडिक मीडियम क्यों ले रहे हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि सल्फाइड आयन जो है उसका कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए उससे कंसंट्रेशन को सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम डालते हैं, ताकि एसिड क्या करे, उससे भी H+ निकले और कॉमन आयन के इफेक्ट के थ्रू जो है ना H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए। तो वही चीज़ अब मैं लिखने जा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट पॉइंट, ये सब क्वेश्चंस आते हैं, तो ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, इन सेकेंड ग्रुप H2S पास इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम टू डिक्रीज concentration of sulfide ion by common ion effect, otherwise higher group radical precipitate। मतलब क्या है कि सेकेंड ग्रुप में हम H2S इन एसिडिक मीडियम पास करते हैं ताकि सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए कॉमन आयन इफेक्ट के द्वारा। नहीं तो अगर सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो वो क्या कर लेगा, सल्फाइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो वो हायर ग्रुप वाले को भी प्रेसिपिटेट कर देगा। तो ये इसका कंसंट्रेशन कैसे डिक्रीज होता है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे देखिए HCl है, HCl एसिडिक मीडियम लिया तो क्या यहाँ से H++ Cl- निकला, क्या H+ रिलीज हुआ है, और H2S है, ये जब आयंस में डिसोसिएट होगा तो क्या 2H+ H2-। तो अगर सिर्फ हम H2S लेते तो क्या H2- रहता क्या सिर्फ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, और H+ रहता है, लेकिन हमने H2S इन एसिडिक मीडियम ले लिया, क्या अब H+ जो है क्या एसिड से भी आ रहा है क्या, तो H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए अब आते हैं, इसी तरह थर्ड ग्रुप में भी एक केस होता है क्या, मैंने आपको बताया था कि HNO3 भी जो है ना 1-2 ड्रॉप लेते हैं, HNO3 भी क्या करते हैं 1-2 ड्रॉप लेते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट और भी है, क्या कि NH4OH को ऐड करने के पहले आपको NH4Cl ऐड करना है, ताकि सेम रीजन है लाइक दिस या फिर लाइक above इन थर्ड ग्रुप बिफोर एडिंग NH4OH we must add NH4Cl to decrease the
concentration of OH minus, to decrease the concentration of OH minus। ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप NH4Cl पहले डालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से NH4 प्लस और Cl माइनस मिलेगा क्या, NH4 प्लस Cl माइनस। फिर आप क्या करोगे, NH4OH डालोगे तो यहाँ से क्या हो गया, NH4 प्लस OH माइनस। तो अगर आपने सिर्फ पहले ही OH माइनस डाल दिया तो OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो मीडियम तुरंत बेसिक हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, NH4Cl डाल दिया तो अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है क्या कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि सेकेंड ग्रुप को जब आप H2S के साथ पास करते हैं ना तो येलो टर्बिडिटी दे देता है। क्या देता है, येलो टर्बिडिटी देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेकेंड ग्रुप में आपने H2S पास कराया तो ये येलो टर्बिडिटी दे देगा, लेकिन वहां पे सेकेंड ग्रुप का रिएजेंट प्रेजेंट ना भी हो तभी भी रिएक्शन दे देगा। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, समटाइम्स, हमने यहाँ पे लिखा नेक्स्ट पॉइंट, sometime in second group on passing H2S yellow turbidity produce, yellow turbidity produce even in absence of सेकेंड ग्रुप रेडिकल। मतलब सेकेंड ग्रुप का रेडिकल प्रेजेंट भी नहीं है लेकिन फिर भी वो जो है ना H2S के साथ पास करने पे येलो टर्बिडिटी देता है। क्यों? तो यहां पे लिखते हैं बिकॉज देयर इज some oxidizing agent present which convert some oxidizing agent present which convert S2 minus to S0 एग्जाम्पल Fe3+, ठीक है। ये क्या होगा, अगर Fe3+ के साथ रिएजेंट रिएक्ट कर जाएगा तो H2 माइनस क्या दे देगा, S0 में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, S0, और Fe3+ किस में चला जाएगा, Fe2+ में जाएगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है क्या। और ये और ये कैसा होता है, येलो हो जाता है S0। सल्फर 0 कितना होता है, येलो, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं क्या कि थर्ड ग्रुप में हम लोग NH4HCl के पहले कुछ ड्रॉप HNO3 ऐड करते हैं, ताकि जो भी बचा हुआ, अगर आयरन में अगर गलती से Fe2+ रह गया तो वो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि Fe2+ जो होता है वो कुछ रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन Fe3+ जो होगा वो रिएक्ट कर जाएगा थर्ड ग्रुप के रिएजेंट के साथ। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं
बस ये पॉइंट्स वगैरह ख़त्म ही होने वाले हैं। उसके बाद हम लोग हर एक ग्रुप का टेस्ट इंडिविजुअल करना सीखेंगे। और तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन थर्ड ग्रुप, इन थर्ड ग्रुप बिफोर NH4Cl plus NH4OH we must add we must add 1 to 2 drop concentrated HNO3 concentrated HNO3 हम लोग ऐड करेंगे टू कन्वर्ट Fe2 plus to Fe3 plus Fe2 plus to Fe3 plus and make solution transparent and make solution ट्रांसपेरेंट, ताकि सॉल्यूशन क्या हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। क्योंकि अगर Fe2 प्लस प्रेजेंट रह गया ना तो वो रिएक्शन नहीं देगा, तो सारा आयरन Fe+3 में ही रहे। तो इसी कारण से हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 को। कंसंट्रेटेड HNO3 क्या करता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है Fe+3 में। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसमें क्या है कि लेड 2 प्लस जो है वो फर्स्ट ग्रुप में भी है और सेकेंड ग्रुप में भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट ग्रुप जो है ना, फर्स्ट ग्रुप का लेड 2 प्लस जो होगा वो इनकम्प्लीट पीपीटी बनाएगा, क्योंकि PbCl2 जो होता है वो स्पायरिंगली सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में, और हॉट वाटर में क्या होता है, कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको सेकेंड ग्रुप में ऐड करते हैं ताकि वहाँ पे वो कंप्लीट पीपीटी दे दें। तो लास्ट पॉइंट यहाँ पर है अपने पास, लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे कि हर एक ग्रुप का ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 इन सब का टेस्ट देखेंगे। फिर जाकर के लास्ट में हम कुछ ऐसे नेम वाले टेस्ट देखेंगे, जैसे बोरेक्स बीट टेस्ट, हाँ, चारकोल कैविटी टेस्ट, ये सब लास्ट में हम लोग टेस्ट देखेंगे, और सारे एनायन का भी टेस्ट देखेंगे। फिर जाकर के ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम आगे देखते हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया Pb2 प्लस इज इसको सेपरेट लिख लेते हैं हम। यहाँ पे हमने लिखा Pb2 plus is present in two groups, पहला फर्स्ट एंड सेकेंड ए because in first group Pb2 plus form incomplete PPT, which is sparingly soluble in cold water and completely soluble in hot water.
completely soluble in hot water, soluble in हॉट वाटर। तो वो पीपीटी थोड़ा सही नहीं बनता, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको सेकेंड ग्रुप में भी डालते हैं और सेकेंड ग्रुप में वो कंप्लीट पीपीटी बनाता है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया PB2+ फॉर्म कंप्लीट पीपीटी इन सेकेंड ए ग्रुप, दैट इज कौन सा पीपीटी रहता है वो, PBS का ब्लैक पीपीटी। लेड क्यों है काला, याद आपको आ रहा होगा। तो ये था क्या, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो ध्यान रखने थे KSP के बेसिस पे जो हमने क्लासिफिकेशन किया था और उसमें जो रीजन डाला था, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने थे। मैं एक बार सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको रिवाइज करा दूँ। पहला पॉइंट क्या था आपके पास कि D ब्लॉक के जितने भी कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे अमोनिया में, एक्सेप्ट फिर मन होगा आयरन, मैग्नीज और मरकरी, और AgBr और AgI। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था कि एम्फोटेरिक एंड एसिडिक कंपाउंड जो होगा वो सॉल्युबल होगा एक्सेस NaOH सॉल्यूशन में। एक्सेस NaOH सॉल्यूशन में मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। देखिए इसमें था कि जैसे एम्फोटेरिक ऑक्सीजन जो एम्फोटेरिक और एसिडिक कंपाउंड जो होगा वो एक्सेस NaOH सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। कैसे याद रखा था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बनाता था, जनाबे अली गया टीन अली ने। जिंक बेरिलियम, जनाबे का जिंक और बे मतलब बेरिलियम, अली मतलब एल्युमिनियम, गया मतलब गैलियम, टीना मतलब टिन और लेने मतलब लेड। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे ग्रुप में तो KSP की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होते जाएगी। KSP की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होते जाएगी। अब KSP ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेसिपिटेट फॉर्म होने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ क्राइटेरिया बता दिया। KSP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जेई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, आयनिक इक्विलिब्रियम में है जा करके, क्योंकि ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आते हैं, इतने शिफ्ट में पेपर होते हैं तो एक दो शिफ्ट तो होगा जहाँ पर KSP से बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और नीट में भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन आते हैं KSP के बेसिस पे। और बहुत सिंपल कंसेप्ट है। तो अगर KSP की वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट से ज़्यादा होगी तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कंपाउंड सॉल्युबल। अगर KSP की वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल होगी तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कंपाउंड तभी भी सॉल्युबल। और अगर KSP की वैल्यू क्या हो गई, आयनिक प्रोडक्ट से कम हो गई, इसका मतलब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और कंपाउंड क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। कंपाउंड क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा था कि कैसे रिएजेंट हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि सैंपल लिया। एक सैंपल में क्या था, इस पहले फर्स्ट ग्रुप का रिएजेंट डाला। अगर PPT आया इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है, अगर PPT नहीं आया इसका मतलब सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप के नहीं प्रेजेंट है। तो फिर हमने क्या कर लिया, फिर सेकंड ग्रुप का रिएजेंट डाल कर देखा। सेकंड ग्रुप का रिएजेंट क्या था, H2S इन एसिडिक मीडियम। अगर PPT आया तो सेकंड ग्रुप पर, नहीं आया तो फिर से थर्ड ग्रुप का डाला। फिर PPT आया तो थर्ड ग्रुप, नहीं आया तो फिर फोर्थ ग्रुप का डाला। नहीं PPT आया तो फोर्थ ग्रुप, नहीं तो फिर फिफ्थ ग्रुप का डाला। और फिफ्थ ग्रुप का में भी PPT आ गया तो मतलब फोर्थ ग्रुप है, फिफ्थ ग्रुप है। और नहीं तो फिर सिक्स्थ या सेवन्थ में से कोई है, सिक्स्थ या सेवन्थ में से कोई है। सिक्स्थ का तो रिएजेंट कोई फिक्स नहीं है, तो सिक्स्थ के लिए हम क्या कर लेंगे, फ्लेम टेस्ट वगैरह कर लेंगे। और भी कुछ टेस्ट होता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। और सेवन्थ ग्रुप का हम लोग अलग से टेस्ट करते हैं, या फिर जीरो ग्रुप का हम लोग अलग से टेस्ट करते हैं। इसके बाद हमने कुछ पॉइंट आपको बताए। वो पॉइंट कुछ इस तरीके से थे क्या कि सेकेंड ग्रुप में जो होगा H2S को हम लोग एसिडिक मीडियम में पास करेंगे ताकि सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। क्योंकि एसिडिक मीडियम में एसिड वाले पार्ट से भी H+ आएगा और H2S से भी क्या आएगा, H+ आएगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण H+ का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली उसी तरह थर्ड ग्रुप में जो है ना, हम लोग NH4OH के पहले NH4Cl ऐड करेंगे ताकि OH में से कंसंट्रेशन क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। हाँ, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण से किसमें कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, NH4OH में लगेगा। किस में लगेगा, अमोनियम आयन में लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा था, थर्ड ग्रुप। इसमें एक पॉइंट ये था क्या कि सेकेंड ग्रुप जो होता है ना, वो कभी कभी
सेकेंड ग्रुप जो होता है वो कभी कभी ऐसा कर देता है कि H2S पास कराए फिर भी येलो टर्बिडिटी आ जा रहा है, जबकि सेकेंड ग्रुप का रेडिकल है ही नहीं, सेकेंड ग्रुप का रेडिकल है ही नहीं, फिर भी H2S पास कराया येलो टर्बिडिटी आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि कब ऐसा होता है ना कि कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर प्रेजेंट होगा वहाँ पे सैंपल में, तो वो क्या कर देगा, H2- को सल्फर जीरो में कन्वर्ट कर देगा, और सल्फर जीरो कैसा होता है, येलो होता है, इस कारण से ऐसा हो जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया Fe3+, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सल्फर 2- क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ऐसा। तो ठीक है, अब क्या है, अब आते हैं थर्ड को। एक पॉइंट क्या, थर्ड ग्रुप में NH4Cl और NH4OH के पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 to 2 ड्रॉप HNO3 डालेंगे। HNO3 क्यों डाला, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि सैंपल में जो आपने आयरन लिया है वो इम्प्योर हो, मतलब या फिर उसमें Iron+2 वाला भी कुछ कंटेंट प्रेजेंट हो, तो सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, क्योंकि Iron+2 फिर रिएक्ट नहीं करेगा। तो हमने क्या कर लिया, HNO3 डाल दिया। HNO3 क्या कर लेगा, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, Fe+3 में कन्वर्ट कर देगा। तो अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, Fe+3 बचेगा। और तो इस कारण से हमने क्या कर दिया, वो आसानी से रिएक्शन कर देगा, बाकी सारे तो थर्ड ग्रुप वाले रेडिकल हैं ही। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि Pb2+ जो है वो फर्स्ट वाले ग्रुप में भी है और सेकेंड वाले ग्रुप में, सेकेंड ए वाले ग्रुप में भी है। ऐसा क्यों, क्योंकि Pb2+ जो है फर्स्ट वाले ग्रुप के साथ जो पीपीटी फॉर्म करता है ना, वो पीपीटी इनकम्प्लीट पीपीटी होता है, मतलब वो स्पायरिंगली सॉल्युबल होता है। सॉल्युबिलिटी का कुछ अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि अगर इतना पार्टिकल पर ml में प्रेजेंट है तो वो स्पायरिंगली सॉल्युबल है, हाँ, इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्युबल है। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो बट यहाँ पे स्पायरिंगली सॉल्युबल का मतलब अच्छे से सॉल्युबल नहीं है, हाँ, और वो अच्छे से पीपीटी भी नहीं बना हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ तो सॉल्युबल है कुछ एक्सटेंट तक, ठीक है, कोल्ड वाटर में। और हॉट वाटर में तो पूरा ही सॉल्युबल है, ठीक है। लेकिन अगर वही Pb2+ सेकेंड ग्रुप में प्रेजेंट इसलिए रखा है हमने क्योंकि वो क्या करे, कंप्लीट पीपीटी बनाता है, PBS बना देता है। तो वो ये कंप्लीट पीपीटी है। PBS से कैसा कलर, ब्लैक कलर, ठीक है। NH4+ का सबसे पहले हम लोग टेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप का जीरो ग्रुप का टेस्ट करेंगे। जीरो ग्रुप के टेस्ट में क्या होगा, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अमोनियम आयन का सबसे पहले टेस्ट करेंगे, और ये क्या टेस्ट, फिर हम लोग फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट करेंगे, फिर सेकेंड ग्रुप का, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ नेम वाले टेस्ट करेंगे जो कि फेमस नेम वाले टेस्ट हैं, और उसके बाद फिर चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।